ओके जी, इमरान फरीदी सीरीज़ पार्ट 20। हेडिंग है दो लड़ाके। टेलीग्राम बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी, लेकिन हंटर उसे रस्ते भर तसल्लियाँ देता आया था। हंटर ने कहा था कि लोग कत्ल डालने की नीयत नहीं रखते और यही करना होता तो अपने साथ क्यों लाते। गालिबन वो कोई बड़ी रकम वसूल करने के चक्कर में तकरीबन 1 घंटे बाद वो एक ऐसी बस्ती में पहुँचे जिसके गिर्द लकड़ी की चार दीवारी थी और ये बस्ती लातादाद छोटी बड़ी झोपड़ियों पर मुश्तमिल थी। इन्हें एक ऐसी झोपड़ी में डाल दिया गया जिसमें सिर्फ छत की लकड़ी के टुकड़ों पर टंगी हुई थी, दीवारें नहीं थी। इनके हाथ और पैर बंधे हुए थे। ओबरान ने इन्हें मुखातिब करते हुए कहा, दोस्तों, मैं इनकी ज़ुबान समझता हूँ और बोल भी सकता हूँ। इनकी आपस की गुफ्तगू से मैंने नतीजा अर्ज़ किया है कि ये हमें बहुत मालदार समझते हैं और इन्हें तवक्को है कि हमारे रिश्तेदार इन्हें भारी रकम अदा करके हमारे छुड़ाने की कोशिश करेंगे। वो नीली कमीज़ वाला मार्शल के साथियों में से मालूम होता था। शायद पिछली रात उसी ने अपने साथियों का हशर देख के ये बुज़दिलाना कार्रवाई की है। इसने ही इन्हें ये बात समझाई होगी कि हमारी गिरफ्तारी इनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। हाँ ठीक, याद आया, इनमें से कह रहा था कि शायद ये लोग सोने की तलाश में आए। वो नीली कमीज़ वाला यहाँ दिखाई नहीं दिया गिराम वेलने का, वो वहीं रह गया है। शायद उसे इमरान और सफदर की तलाश थी। बड़े चालाक निकले वो दोनों के लिए का। वो यकीनन चला गया। मशरे कम से कमतर नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिल सका। सदियों से सफ़ेद कौमें इसे ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ी रहीं और इन्होंने उसे पढ़ने नहीं दिया। ये ना वो आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो रहा है। इन दोनों ने नीली कमीज़ वालों को ठिकाने ला दिया होगा। गेली ने कहा, हो सकता है, फिर मुझे तवक्को है कि रात तक मदद ज़रूर आएगी, क्योंकि इमरान और इसका साथी वहीं रह गए। हेलीकॉप्टर आया होगा। केली हंस पड़ी और बोली, इसने इतला दी होगी कि हम लोगों को परिंदे पकड़ कर ले गए। बहुत गहरा आदमी मालूम होता है गिराम वेलने का। ये मशरक़ी आदमी अमूमन बदनुमा मिट्टी के ढेर मालूम होते हैं। जब इन्हें क्रोध हो तो ऐसे जाहिरात निकलते हैं कि आंखें चंदी आ जाए। कर्नल फरीदी को ले लो, बैनुल अक़वामी शोहरत का मालिक है, लेकिन अगर उसे देखो तो हरगिज़ नहीं कहा जा सकता कि फरीदी है जिसने इतने कारनामे अंजाम दिए। इसमें शक नहीं कि इसकी सेहत बड़ी शानदार है, बड़े मजबूत जिस्म का मालिक है, लेकिन उसकी आंखें हर वक्त नींद में डूबी हुई मालूम होती है और इन्हें आँखों की वजह से तुम इसे काहिल और कामचोर ताजर से ज़्यादा नहीं समझ सकते। और हम इस मुहिम में नाकाम हुए, ओबरान बोला, और कभी बैनुल अक़वामी सतह पर कोई मुहिम तैयार करने की ज़रूरत पेश आई तो कर्नल फरीदी भी यकीनी तौर पर हमारे साथ होगा। मुझे भी इससे मिलने का इत्फाक़ नहीं हुआ। क्या तुम ज़ाती तौर पर जानते हो मुझसे ज़्यादा और क्या जाने का? गिराम ने फ़खरी अंदाज में कहा, हम दोनों ने ऑक्सफोर्ड से साथ पढ़ा है, बरसों हम निवाला और हम प्याला रहे। उस वक्त इंतहाई पुरस्कार मालूम होता था जब उसने अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा था। तालीम ख़त्म करने के बाद वो 2 साल तक सयाहत की थी, कभी अफ्रीका में, कभी जनूबी अमेरिका में, कभी ऑस्ट्रेलिया में। जंगल की ज़िंदगी से सोचता था। तुम भी उसके साथ गए थे? हंटर ने पूछा। नहीं, मैं इतना मालदार नहीं था कि दुनिया की सयाहत कर सकता। फरीदी बहुत मालदार था, गालिबन किसी शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। मुझे याद है अक्सर इसका बाप भी इंग्लैंड आता रहता था। जब भी वो आता, लंदन के मुअज़्ज़िज़ीन और पार्लियामेंट के मेंबर उसका इस्तकबाल किया करते थे और इस इस्तकबाल की खबरें अखबारात में आया करती थी। मगर मैंने फरीदी जैसा आदमी नहीं देखा। वो कभी दूसरों पर ध्यान नहीं होने देता था कि दौलतमंद आम तलबा की तरह ज़िंदगी बसर करता था। इसके मुल्क से कहीं और भी मालदार लड़के ऑक्सफोर्ड में ज़ेर तालीम थे, लेकिन इनकी ठाठ बात दिख कर कहना पड़ता था वहाँ तालीम हासिल करने के लिए नहीं आया। फरीदी कंजूस भी नहीं था। वो सैकड़ों पाउंड नादरा गरीब तलबा की मदद के सिलसिले में खर्च करता था, इसका लिहाज किए बगैर के तलबा किस मुल्क, कौम या मज़हब और मिलत से ताल्लुक़ रखते हैं। दफ़ातन के लिए बेताशस पड़ी और गिराम खामोश होकर हैरत अंगेज़ तौर पर उसे देखने लगा। दूसरे भी मुतवज्जो हो गए। गिली नहीं, हम तो ऐसे गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे अपने मकान के सबसे आरामदेह हिस्से में। वो गिराम वेल मुस्कराए। हम ऐसी मुहिम पर निकलें जिसके मुतालिक हमें तकरीबन यकीन है कि हम में से कुछ लोग ही ज़िंदा रह सकेंगे, लिहाजा हमें इसके मुतालिक सोचना ही नहीं चाहिए कि हम किस हाल में। केली कुछ ना बोली। झोपड़ी के गिर्द नंग धड़ंग रहे इंडियन बच्चों की भीड़ नज़र आ रही थी। केली इन्हीं तवज्जो और दिलचस्पी से देख रही थी और सोच रही थी काश कभी ये तालीम और तहज़ीब से आशना हो सके। फिर सूरज मगरिब में झुकने लगा। रेड इंडियन कैदियों की झोपड़ी के सामने मैदान में इकट्ठे हो रहे थे। इनमें से किसी के हाथ में कुल्हाड़ी थी, किसी के हाथ में नेज़ा, और कमाने और तरकश तो करीब करीब ही एक के शाने पर नज़र आ रहे थे। अक्सर के हाथों में पुराने वज़े की राइफलें भी नजर आई। कुछ देर बाद इनके दरमियान एक मोमर और बावकार आदमी भी दिखाई दिया। इसके सर पर पड़ों वाली टोपी नहीं थी, लेकिन लिबास से मुअज़्ज़ज़ मालूम होता था। इसे देखते वो सब खामोश हो गए। इसने उनसे कुछ कहना चाहा, शायद वो किसी ख़ास बात पर गुफ्तगू कर रहा था। केली ने ओबरान से पूछा, क्या कह रहा है? हमारे मुतालिक गुफ्तगू हो रही है। वो कह रहे हैं कि नीली कमीज़ वाला अभी तक वापस नहीं आया। इसने बताया था कि इनके दोस्त साथियों में से 2 और आदमी पीछे जो निकल गए। वही कह रहा था कि हाँ, वो कर इन्हें तलाश करेगा और वो इन्हें तलाश करने में कामयाब नहीं हो सका तो हम जल्दी किसी नए वाक़े से 2 चार होंगे।
उपरान खामोश होकर दूसरे रेड इंडियनों का शोर सुनने लगा। वो हाथ और सर हिलाकर कुछ कह रहे थे। आखिर तकरीर करने वाले ने हाथ उठाकर इन्हें खामोश रहने का इशारा किया और अपने भारी भरकम और पुरवकार लहजे में कहने लगा। थोड़ी देर बाद उपरान बोला, वो लोग कह रहे हैं कि अगर इनकी वजह से हम पर हवाई जहाज़ से बमबारी की गई तो क्या होगा। जब वो कह रहा था बमबारी की हिमाकत वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह इनके आदमी ज़ाया होने का इम्कान है। फ़ौज में के आने में कई दिन लगेंगे और फिर इन पहाड़ों पर हम अपनी हिफाजत बाखूबी कर सकेंगे। उपरान फिर खामोश होकर सुनने लगा और थोड़ी देर बाद बोला, वो पुरानी कहानी कि हम लोगों के मालदार वर्षों से लंबी रकम वसूल करेंगे। वो लोग फिर चीखने लगे और तकरीर करने लगा। खामोश होकर इनका शोर सुनता रहा। कुछ देर बाद उसने हाथ उठा कर इन्हें खामोश किया, फिर वो खुद बोलने लगा। उपरान ने अपने साथियों से कहा, वो लोग नीली कमीज़ वाले के मुतालिक पूछ रहे थे कौन है। इस पर इसने गुस्सीले अंदाज में कहा कि इससे ने सर उखाड़ना होना चाहिए और किसी ने भी शोर मचाया तो ही इसी वक्त कत्ल कर दिया जाएगा। अचानक उपरान भी खामोश हो गया और रेड इंडियन सरदार की आँख भी घट कर रह गई। आसमान की तरफ देखने लगे। ऊपर हवाई जहाज़ गरज रहा था और इस बगैर दीवार वाली झोपड़ी के नीचे बड़े हुए कैदी भी इन्हें साफ देख सकते थे। इनकी तादाद सिर्फ 3 थी और ये रसद ले जाने वाले तैयारे थे। दफ़ा दो पैराशूट फ़ज़ा में मौलिक नज़र आए। दोनों आदमी जहाज़ से नीचे उतर रहे थे और इन दोनों के हाथ में सफ़ेद झंडे नज़र आ रहे थे। दफादन सरदार कुछ कहने लगा और अपरान ने अपने साथियों से कहा, वो कह रहे हैं कि इन्हें आने दो, वो सफ़ेद झंडे लहरा रहे हैं, गालिबन मामले की बात करेंगे और फिर दो ही तो हैं, हम इन्हें बआसानी मार सकते हैं। खिंची हुई कमांड ढीली हो गई, वरना दर्जनों तीर इन दोनों को छेद कर रख देते जो पैराशूटों के जरिए नीचे आ रहे थे। वो ठीक इसी जगह उतरे जहाँ इंडियनों का मजमा था, लेकिन नीचे आते इन्होंने सफ़ेद झंडे फेंक दिए और पैराशूटों को भी अलग करके टॉमी गनों से अंधाधुन गोलियाँ बरसानी शुरू कर दी। रेड इंडियन में भगकर मर गए। इनके ख्याल के मुताबिक ये हमला खतरे गैर मुतवक्को था। अक्सर झोपड़ों से तीर भी आए, लेकिन फायरिंग करने वालों के जिस्मों से टकराकर दूर जा गिरे। एक आदमी फायर करते हुए कैदियों के पास पहुंचा और कैदियों ने खुशी के नारे लगाए। फिर हवाई जहाज़ से 3 और आदमी कूदे लगे, लेकिन अब रेड इंडियनों को इतना होश कहाँ था कि तीर मारकर पैराशूट को छन्नी करते। पहले आने वाले 2 आदमियों ने बड़ी अकलमंदी से काम लिया। अगर वो सफ़ेद झंडे लहराते नीचे आते तो इनकी हड्डियाँ यकीनन तौर पर चूरा चूर हो गई होती, क्योंकि इंडियन तीर मारकर पैराशूट को बेकार कर देते। रेड इंडियन लकड़ी के गट्ठों की दीवारें फैलांग कर बस्ती से बाहर भाग रहे थे, क्योंकि जब इन्होंने देख लिया कि गोली बरसाने वालों को हर भाई कारगनी नहीं हो रहा तो बाहर निकलने के अलावा और कोई चारा ना था। और अब वो तादाद में 5 हो गए थे और इनके पास मुतबादिल गोलियाँ बरसाने वाली टॉमी का नहीं थी। ज़रा ही देर में बस्ती हैरान हो गए। हवाई जहाज़ और ऊपर चक्कर लगाते रहे। उपरान और उसके साथियों की रस्सियाँ काट दी गई। फिर इन्हें मालूम हुआ कि सबसे पहले नीचे आने वाले दोनों आदमी इमरान और सफदर थे। इन्होंने अपने जिस्म पर बुलेट प्रूफ लगा रखी थी और इनके सरों पर आईनी खोदते। मैं जानती थी। गली ने इमरान से कहा, तुम यकीनन हथेली पर सरसों जमा हो गए, बस अब मेरा हार्ट फेल होने वाला है। इमरान भर्राई बैग में बोला, इन लोगों ने मुझे भंग पिलाकर इस हरकत पर मजबूर किया था। वो सब हंसने लगे। फिर दफातन हेलीकॉप्टर की गरज का आवाज़ आई और 3 हेलीकॉप्टर भी फ़ज़ा में नजर आए जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही थी। इनकी आवाज़ बड़ी पुरमसरत और शानदार थी। सफदर, इमरान, केली, उपरान और गिरामवेल एक ही हेलीकॉप्टर में थे। सफदर वाक़यात बयान कर रहा था। जब हेलीकॉप्टर आया तो इमरान ने रसद लेने वाले को हालात से आगाह किया। फिर हम इस हेलीकॉप्टर के ज़रिए नीली कमीज़ वाले समेत हेडक्वार्टर पहुँचे। नीली कमीज़ वाले ने अपनी ज़ुबान बंद कर ली थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कभी नहीं खुलेगी। हेडक्वार्टर में इस वक्त सिर्फ 3 जहाज़ और 3 हेलीकॉप्टर मौजूद थे। कमांडर सोच में पड़ गए। आखिरकार इमरान साहब ने सिर्फ 6 आदमी मांगे और तजवीज़ पेश की कि इन्हें पैराशूटों से नीचे उतारा जाए। इस पर कमांडर ने जहरीले और आतिशी तीरों का खौफ दिलाया। इमरान साहब ने ब्लड प्रूफ की तजवीज़ पेश की और जिलाट में आता कह दिया कि हम सिर्फ 2 आदमी नीचे उतरेंगे, इसलिए कमांडर को इसकी परवाह ना होनी चाहिए। आखिरकार काफ़ी बहस तकरार के बाद ये तजवीज़ मंजूर हो गई। तो आगे तुम लोग बहुत दलेर हो। इमरान मुस्कुरा कर बोला, मेरा नर्वस ब्रेक डाउन हो रहा है। इमरान हाथ हिला कर बोला, क्या हंसने लगी। गिरामवेल ने कहा, क्या तुमने कर्नल फरीदी को जानते हैं? आपको कर्नल फरीदी के ख्वाब क्यों दिखने के लिए बुरा सा मुँह ना कर, वो बहुत दलेर आदमी, आंखें बंद करके मौके को मुँह में कूदता है। इमरान ने खहखलाया, देर तक हंसता रहा और फिर खामोश हो गया। क्यों, आप क्यों हंसे? अभी कैसे आदमी का तस्करा कर रहे हैं जिसका कोई वजह नहीं? क्या मतलब? कर्नल फरीदी सिर्फ एक कहानी है। कहाँ की बातें कर रहे हैं? वहीं की जहाँ बड़े बड़े की अकलें खत्म हो जाती है। शायद इस वाक़े ने आपके जहन पर बुरा असर डाला है। इतना बुरा कि मैं अपने नाम के हिज्जों तक भूल गया हूँ। TILMMPPP इमरान। मगर इसमें मुझे शोभा के लिए फिर हंसने लगी। और ने इमरान से कहा, आपने कभी किसी मसले पर संजीदगी से भी गौर किया? जब मैं किसी मसले पर संजीदगी से गौर करने लगता हूँ तो मेरा मादा ख़राब हो जाता है। यकीनन यही होता होगा। इमरान कुछ ना बोला। इसके चेहरे पर गला की इमारत फूट पड़ी थी। गिरामवेल ने फिर फरीदी के किस्से तस्करे छेद दिए और इमरान उठने लगा। सफदर और अपरान बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे थे। केली भी बेताल्लुक़ नजर आ रही थी, लेकिन इमरान के उगने
अंदाज़ों से बार बार हंसने पर मजबूर कर रहा था। आप अपना बेकार वक्त ज़ाया करेंगे, सफदर ने से कहा। क्यों, क्या मतलब? ये सब यहाँ नहीं है, फिर कहें जहाँ भी हो यहाँ तो नहीं है। हम इससे ज़्यादा समझ सकते हैं, इसलिए तो अक्सर इनकी फ़िक्र में रहने वाले अमूमन सरवर हाथ रख कर रोकते हैं। मैं नहीं समझी, इनकी बातें रफ्ता रफ्ता समझ में आती हैं। दफातर इमरान छक्कर बोला, यह हवाई टड्डू कब नीचे उतरेगा? क्या आप थकन महसूस कर रहे हो? अफरान ने पूछा। क्या ये तो ना महसूस करो, इमरान ने बेजार किसी का रोसा हंस पड़े। तुमने ठीक ही कहा था, इमरान ने सफदर से कहा। मैं किसी अर्ज़े तो लोग या अर्ज़े तो उल्फत पर पहुँचा हूँ, लोग मुझे बेवकूफ़ी समझेंगे। तो ये मतलब नहीं। इमरान गड़गड़ा कर बोला, आप गलत समझें। नहीं जनाब, इमरान ठंडी सांस लेकर कहा, मैं बहुत नसीब आदमी हूँ। छोटा ही था कि कुत्ता मर गया, जब ज़रा होश संभाला तो घोड़ा भी मर गया। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ, लोग मुझे कहता सर मैं कभी नीलकंठ की तरह उदास होता हूँ। सफदर के अलावा सब उसे ऐसी नज़रों से देख रहे थे जैसे उसका दिमाग ख़राब हो गया हो। पार्ट 20 एंड